हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी। तो आज इस वीडियो को मैं आपके लिए लाया हूं और ये वीडियो केमिस्ट्री पर बेस्ड है। यानी कि इस वीडियो में आपको मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो जिस तरह से मेरा सीरीज चल रहा है वो आपको चलते रहेगा, देखते रहेगा। और जितना पिछले वीडियो आपको छूट गया है तो जाके जरूर देखिए सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल करवा देगी और आपका रिविजन बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये सवाल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना, समझ लेना सवाल को। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर तरीके से, और उम्मीद करूंगा आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जो बोलते हैं सर याद नहीं होता लॉन्ग सवाल, देखिए कैसे याद होता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते? ये नॉर्मली सा सवाल है और मतलब एक प्रैक्टिकली सवाल है। घर में भी देखते हो, घर में जो अम्मा बहनें होती है वो पीतल वाला बर्तन में खट्टे पदार्थ दही वगैरह नहीं रखते हैं। तो पूछिएगा काहे नहीं रखते हैं जी, तो बोलेंगे अगर रख देंगे ना तो खराब हो जाएगा। ठीक है ना, ये खराब हो जाएगा। देखिए, दही और खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ दोनों में ही अम्ल होते हैं। तो घर वालों को नहीं पता होता कि अम्ल क्या होता है यार, उनको तो बस इतना पता है कि पीतल के बर्तन में रखेंगे तो भाई खराब हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम पढ़े तो हम ये जानते हैं कि जो खट्टे पदार्थ वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और अम्ल जो धातु से अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, खराब कर देगा उसको। देखिए, इसलिए यदि ऐसे पदार्थ तांबे के कंटेनर में रखे जाते हैं तो अम्ल प्रतिक्रिया करेगा और कंटेनर खराब हो जाएगा। यानी कि क्या बोला, अगर खाने वाला कंटेनर है तांबा का, सॉरी खाने वाला अगर कंटेनर जो है तांबा का है, कंटेनर मतलब जो डिब्बा टाइप का होता है, ठीक है ना। तो या तो फिर कोई खाने वाला पदार्थ है जो खाने वाला एक बर्तन है तांबे का, अगर उस पर रखेंगे तो क्या करेगा, प्रतिक्रिया, अम्ल जो है धातु से, तांबे या पीतल से क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और प्रतिक्रिया करके क्या करेगा, उस बर्तन को खराब कर देगा और उसके वजह से जो हमारा खाना होगा, जो हमारा भोजन होगा, वो भोजन भी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप अपना भाषा में क्या लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं ना। बात तो मैं समझ गया कि क्यों नहीं रखते, क्योंकि अम्ल जो है तांबा या धातु, पीतल और तांबा से प्रतिक्रिया करके क्या करेगा, उसको खराब कर देगा, जिससे हमारा खाना भी खराब हो जाएगा, है ना। तो खाना खराब हो तो हम भी खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए सवाल है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जरूर एक बार देखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना, और इसमें एक लोहा डाल दिए, तो विलयन का रंग कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट हो जाता है। तो आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे शायद आई थिंक, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो आप एग्जाम्पल चाहो तो दे सकते हो। जैसे कॉपर फेरस था और CuSO4 ये था हमारा विलयन। अब इससे क्या हुआ, रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट से क्या किया, कॉपर सल्फेट से फेरस का क्या रिएक्शन किया। अब देखिए, कॉपर सल्फेट क्या है, एक अम्ल है, और फेरस क्या है, धातु है। अभी इससे पहले सवाल क्या था, अम्ल को धातु में के बर्तन अक्सर नहीं रखते, जैसे जैसे लोहा, तो लोहा को भी देखो नुकसान पहुंचाएगा। ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट हटा देगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या करेगा, FeSO4 बन जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वही बोलता है कि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन जाता है। अब क्योंकि लोहा कॉपर की अवक्षेप अधिक क्रिया धातु, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, बोल सकते हैं लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो लोहा जो है कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। कॉपर लोहे सल्फेट के गोल से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है। कॉपर सल्फेट के गोल से कॉपर को विस्थापित करता है कौन, लोहा। कॉपर सल्फेट के गोल से कॉपर को विस्थापित करता है, कि करने की क्षमता रखता है कौन, लोहा, तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है। तो क्या हो रहा है, और इसका कलर ही बदल जाता है। आप लिख सकते हैं कॉपर, जब हम डुबाते हैं तो इसका कॉपर सल्फेट का कलर कुछ और होता है, ब्लू होता है, और वो क्या होता है, हरा में बदल जाता है। फेरस सल्फेट जो है ग्रीन ग्रीन बन जाता है, हरा में बदल जाता है। तो ये बातों को आप लिखेंगे, आपको आंसर मिलेगा, नंबर में मिलेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो देखिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए यही था, जिंक था और कॉपर क्लोरीन। तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या किया, हटा दिया, खुद आ गया कॉपर क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो यही होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से
ई वाला यौगिक है, कॉपर क्लोराइड एक यौगिक है, इसमें कॉपर तत्व है, क्लोरीन तत्व है। तो ये जिंक क्या तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है। ये तत्व क्या किया, कॉपर वाला तत्व को हटा दिया, अब विस्थापित कर दिया, तो इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां देखिए मैंने लिख दिया, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो CuCl कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, मतलब अलग कर दिया। अब उसका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, अपना आयन यानी कि अपना चार्ज को क्या करता है, एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, आयन को करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए बोला जा रहा कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, NaCl, इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालें, AgNO3 यहाँ पे डाल दिए, तो बोलता कि Ag क्लोरीन की अभिक्रिया से AgCl के अवक्षेप का निर्माण करता है। अब क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा, तो AgCl के साथ मिला और NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। तो AgCl क्या बना, एक अवक्षेप बना। तो ये कैसे हुआ, ये आयन का आदान प्रदान हो गया, क्लोरीन इसके साथ चला गया और सोडियम इसके साथ चला गया। तो ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन अधातु है और Ag क्या धातु है, तो धातु का इसमें गया और इसका इसमें आया। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा, एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे सवाल देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? तांबे का यूज करते हैं। गर्म जल का टैंक अगर बनाना है तो किसका यूज करते हैं, तांबे का। इस्पात का नहीं करते, लोहा का नहीं करते, तांबा का यूज करते हैं। गर्म जल का टैंक को बनाना है तो तांबा का यूज करते हैं। क्यों करते भाई, देखिए इस्पात गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो लोहा, इस्पात मतलब लोहा ही होता है, तो इस्पात क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। गर्म जल से निकलने वाले भाप के कारण इस्पात फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। अब देखो गर्म जल से जो भाप निकलता है तो इस्पात जो है ना, इस्पात जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तांबा उष्मा का भी अच्छा चालक है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बात? यानी कि अगर हम लोहा वाला इस्पात से बनाएंगे, गर्म जल का टैंक बनाएंगे, तो ये क्या करेगा, गर्म जल से अभिक्रिया करेगा और फेरिक ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो भाई जंग जल्दी लग जाएगा। ऐसे भी जानते हैं ना कि लोहा में लोहा का कोई टंकी है सपोज डेट, या लोहा का कोई सामान उसे पानी रखो तो लोहा को खराब कर देगा, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा। फेरिक ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, पानी से ऑक्सीजन खुद ले लेगा, तब ना ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। तब वैसे में क्या होगा, टंकी खराब हो जाएगा, पानी भी खराब होगा, टंकी भी खराब हो जाएगा। तो तांबा जो है अभिक्रिया गर्म जल से नहीं करता है। अब जब तांबा करता नहीं तो उष्मा का भी अच्छा चालक, मतलब अच्छे देर तक रखता है हीट। अब समझ में आई बात कि पानी पीने वाला जो थर्मस होता है उसमें पानी अधिक देर तक गर्म क्यों रहता है या अधिक देर तक ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि तांबा जो है गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे रखेगा वैसे रहता है, तो उसके अंदर तांबा वाला डाल देता है। ओके, यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग करता है, ना कि इस्पात का। ठीक है, समझ आ गया बात को? चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ये वाला पॉइंट कि अयस्क खनिज, अयस्क के गैंग और निष्पादन भर्जन को एक्सप्लेन कीजिए, परिभाषा। ये है कि 5 नंबर सवाल में कभी पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है निष्पादन किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, तो आप इसका एग्जाम बता सकते हैं डिफिनेशन। देखिए, भूपर्पटी मतलब जमीन के अंदर में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। सिंपल सी बात, यानी कि जमीन के अंदर में पाए जाने वाले तत्व हो या यौगिक, उसको क्या बोलेंगे, खनिज कहेंगे। ये प्रातः खानों में पाया था, खान जो होता है ना, खान मतलब जैसे कोयला का खान, उसका तो खानों में पाया जाता है। अब अयस्क के देखते क्या होता है। अब देखिए खनिज मिल गया, कहाँ मिला, हमको जमीन के अंदर से खनिज मिल गया। अब बोलता है जो खनिज मिला, जिन खनिजों से धातु का निष्कासन होता है। अभी मैंने खनिज जाना कि अयस्क तत्व या यौगिक था जमीन के अंदर, उसको मैंने खनिज बोल दिया। अब इस खनिज से क्या बनेगा, धातु का निष्कासन होगा सुलभ ढंग से, आसानी तरीके से। वैसे खनिजों को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। एक दूसरे से रिलेट होया हुआ है। खनिज पहले जमीन के अंदर था, तो तत्व जो यौगिक है उसको मैंने क्या बोला, खनिज बोला। अब खनिज से क्या बना है, एक धातु का निर्माण, धातु बनाए उससे। जैसे हेमेटाइट मिलाते हैं, हेमेटाइट से लोहा बनेगा। बॉक्साइट मिलाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनेगा। अब उसी को क्या बोलेंगे, अयस्क कहेंगे। सभी अयस्क खनिज कहे जाते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं कहे जाते। मतलब जितना अयस्क होता है, जाहिर सी बात अयस्क तो खनिज ही होगा, लेकिन हर खनिज से अयस्क नहीं बन सकता है। मतलब हर खनिज से धातु नहीं बनता है, ठीक है ना। हर खनिज से अयस्क नहीं बोल सकते हैं,
हर खनिज से अयस्क नहीं बनता है, बल्कि सभी अयस्क खनिज तो होगा, क्योंकि अयस्क कहाँ से निकलेगा, अयस्क तो खनिज से ही प्राप्त होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी खनिज अयस्क ही हो, है ना। अब देखो हेमेटाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट, कोरंडम, आपका सीनेबार, बहुत सारा है, लेकिन इसके अलावा और भी तो है। तो हर ऐसा नहीं कि सबको सबका हो जाएगा, अयस्क कहलाएगा। गैंग क्या होता है, अयस्क में मिट्टी, अब देखो जो अयस्क प्राप्त किए तो उसमें मिट्टी मिला रहेगा, कंकड़ मिला रहेगा, बालू मिला रहेगा, अवांछनीय पदार्थ मतलब जो बेकार का पदार्थ मिला होता है, अब उसको क्या बोलेंगे, गैंग कहते हैं। समझ आई बात, यानी कि हम खनिज, जमीन के अंदर पाए जाने वाला तत्व यौगिक को खनिज बोल दिए। अब खनिज से धातु का निष्कर्षण करें आसानी रूप से, तो उसको हम लोग क्या बोले, अयस्क बोले। अब अयस्क में मिट्टी, बालू, कंकड़ वगैरह मिला हुआ, बेकार के पदार्थ मिला हुआ, तो उसको क्या बोले, गैंग बोले। अब क्या करते हैं, गैंग को छाट दिए। अयस्क को सीमित वायु में उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे उजड़न क्या है, उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और अयस्क ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। मतलब अयस्क जो हम लोग लिए उसको सीमित वायु में, मतलब जितना वायु है उतने वायु में गर्म करते हैं, उसके द्रवणांक से कम ताप पे गर्म करेंगे अयस्क को। अब द्रवणांक से कम ताप पे गर्म करेंगे तो होगा क्या, जो अशुद्धि होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो उड़ने वाली उड़नशील अशुद्धि, जो उड़ने वाला अशुद्धि होगा बाहर निकल जाएगा। अब उसे क्या बोलेंगे, अब वो अयस्क क्या बन जाएगा, अब ऑक्साइड में बदल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, ऑक्साइड बदल जाएगा। अब उसी को क्या बोलेंगे, निस्तापन कहेंगे। समझ आए मेरी बात, कि निस्तापन किसे कहते हैं, अयस्क को सीमित वायु में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करेंगे तो जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाएगी, तो उसको, और अयस्क क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा, उसको हम बोलेंगे निस्तापन। अब इसी तरह जारन भर्जन भी है। अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ये वायु की सीमित मतलब अनुपस्थिति बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में, कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करें तो उससे अशुद्धि बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, और वो अयस्क जो है ऑक्साइड में बदल जाता है, उसको निस्तापन कहते हैं। और यहाँ क्या हो रहा, अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करेंगे, यहाँ पे उसका द्रवणांक से कम ताप पे गर्म करें, इसमें अधिक ताप पे गर्म करेंगे, तब ऑक्साइड में बदलेगा, अब तब उसको बोलेंगे क्या, भर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसी का इंग्लिश है देख लो। ये देखो समायवी क्या है, वे यौगिक जिनके गुण अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी उनके संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होते हैं, उसे समायवी कहते हैं। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो समायवी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। जैसे यहाँ पे देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10, ये होता है ना C6H10। तो इसको अगर नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का क्या बनेगा हमारा, इस तरह से C6 है ना, है ना, C4 होगा, सॉरी C4H10। तो यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ, मिथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, चौथा नंबर पर आता है। तो यहाँ से मैं इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन, 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 सब जगह हाइड्रोजन, 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 ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन का कैसे बनेगा भाई, तो आइसोब्यूटेन का देखो ऐसे बने, एक तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है ना, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कार्बन को, ठीक है ना, देखिए हाइड्रोजन जोड़ दिया, सब जगह हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है, यहाँ भी जो हाइड्रोजन जोड़, यहाँ हाइड्रोजन जोड़, यहाँ पे तो कितना हुआ देखो, हाइड्रोजन 10 हुआ, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जोड़िए ना, तब ने कार्बन को 4 को चाहिए ना, कार्बन को 4 बॉन्ड होना है हर हाल में। देखिए ये को कार्बन 4 बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4, ये भी 4 हुआ, 1 2 3 4, सब 4 4 हो गया, 4 4 बॉन्ड होना है। ओके, अब देखिए बेंजीन और साइक्लोहेक्सिन की सूत्र बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहले जान लो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6 है। इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे, तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा भाई, देखो आपको यहाँ पे कार्बन, एक मिनट, आपको यहाँ पे कार्बन लिखना है, या तो यहाँ पे कार्बन है, ये ऐसे खींचना है या ऐसे खींचना है, फिर यहाँ पे कार्बन, ओ फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एकदम नोट कर लो, बेंजीन और साइक्लोहेक्सिन वाला, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, नीचे लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से इसको ऐसे लाया, फिर एक कार्बन यहाँ पे लिखा, फिर ऐसे लिया, फिर यहाँ से ऐसे लाया, सॉरी यहाँ पे कार्बन एक होगा, तो कार्बन यहाँ पे होगा, तो देखो 6 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पे डाले, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड दे रहा हूँ, ये जो है सिंगल बॉन्ड है। अब देखो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, यहाँ पे डबल करो, फिर यहाँ पे डबल करो, फिर एक एक छोड़ के करना है। अब देखो हाइड्रोजन को 4 बॉन्ड चाहिए, देखो इधर से मिल गया 4 बॉन्ड, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो,
समझ में नहीं आ रहा? समझो यहाँ पे देखो, ये कार्बन, कार्बन को कितना चाहिए? कार्बन को 4 पीस चाहिए, तो 2 इधर से मिला और एक 3 एक 4। और ई कार्बन को भी 4 चाहिए, देखो 2 इधर से मिला 2 इधर से मिला 4। ई कार्बन को भी 4 चाहिए, 2 और इधर से हाइड्रोजन से इधर से 4। ई कार्बन को भी 4 चाहिए, तो देखो एक इधर से मिला एक इधर से मिला। ई जो है ना दोनों के लिए है, और इधर से 4। ये वाला भी कार्बन 4 हो गया, तो ये बनेगा बेंजीन। और साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन, इसीलिए मैं लैपटॉप पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर डिजिटल बोर्ड पे आता। C6H12। अब देखो इसका फॉर्मूला याद करिए, 6,6H12 होता है। इसका कैसे बनाते हैं, संरचना सूत्र तो आपको एकदम दिमाग में छाप लेना प्यारे कि एकदम ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में आएगा तो ओके। और मतलब बेंजीन के जैसा ही बनता है, बोले तो बेंजीन के जैसा ही बनता है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे अंदर सी है, फिर यहाँ पे लिख लो सी, यहाँ पे कार्बन कार्बन लिख लिया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, एक मिनट, सी थोड़ा खराब हो गया, सी यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको करना क्या है, बस हाइड्रोजन लगा दो। मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ, आपको कलर नहीं करना है, ठीक है ना। कार्बन को कितने चाहिए बताओ, कार्बन को 4 चाहिए ना, तो देखो यहाँ 3 हो रहे, तो एक तो और यहाँ पे जोड़ देंगे 4। यहाँ पे 3 हो रहा है, एक और जोड़ देंगे यहाँ पे 4। ठीक है ना, यहाँ पे 3 ही हो रहा है ना, एक तो और ऐसे जोड़ दो, 4 हो गया, हो गया 4। फिर यहाँ पे देखो 12 लिखना है ना, तो कितना 6 इधर भी जोड़ेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया। ये बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन। तो ये एकदम इन कंफर्म कर लो, बना लो बार बार, ताकि एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वीडियो अच्छी लगी नीचे लाइक का बटन करना, और अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको टाइम पे क्लास मिलता है। ओके।